हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 2024। आइए आप मेरे साथ फटाफट करिए इससे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड। जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में अमाउंट लगाता है, अमाउंट जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जब कोई प्रोप्राइटर यानी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो जब बिजनेस में मालिक पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। मैंने एंट्री भी बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है ना। तो जब भी कोई प्रोप्राइटर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस पे लगाने वाला पैसा वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल। ठीक है ना, कैश लॉन रेवेन्यू नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्टॉक इज अ वैल्यूड एट। स्टॉक को जो वैल्यू है वो किस वैल्यू पे रखा जाता है, तो कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेशन वैल्यू। तो स्टॉक को हम किस पे रखते हैं, हम जब स्टॉक जो होता है उसे मार्केट वैल्यू में रखते हैं, और जो हम हमेशा क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो जो स्टॉक होगा उसे हम किस पे रखेंगे, मार्केट वैल्यू पर। वो हमेशा क्या होगा, लोअर होगा। किससे, समझ आ गया, तो वो हमेशा लो होगा। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट जब भी होगा तो इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा एक्सपेंस जो हमने पे नहीं करा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ऐसा एक्सपेंस जो हमने पे नहीं करा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक प्रकार की लाइबिलिटी है। और बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी लाइबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अगर कोई क्रेडिट कार्ड का बिल ना दे, अपने लोन के बिल की ईएमआई हर महीने आती है ना, ईएमआई, अगर हम अपनी ईएमआई ना पे करें या क्रेडिट कार्ड का बिल पे ना करें तो क्या होगा, हमें पेनल्टी लग जाएगी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक प्रकार की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्रीज द कैपिटल। कौन सी चीज है जो हमारी कैपिटल को बढ़ाती है, ड्राइंग। ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगी, एक्सपेंस से भी कैपिटल कम हो जाएगी, लॉस से भी कैपिटल कम हो जाएगी। तो हमारी जो कैपिटल को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रॉफिट होता है और कैपिटल कम करने के लिए लॉस होता है। एक्सपेंस और ड्राइंग का कैपिटल से कोई रोल नहीं है। तो कौन सी चीज से हमारी कैपिटल बढ़ती है, एक्सपेंस। एक्सपेंस से क्या होता है, एक्सपेंस हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है। क्लियर हो गया, वो सॉरी, प्रॉफिट हमारी कैपिटल को बढ़ाता है, और अगर लॉस होगा तो हमारी कैपिटल को घटा देगा। एक्सपेंस और ड्राइंग एक अलग पार्ट है। तो ध्यान रखना, हमारी कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, और बिजनेस में लॉस आएगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट। इनमें से कौन सी फिक्स एसेट नहीं है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस विद बैंक एंड गुडविल। तो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है। बिल्डिंग ले लेते हैं तो हम क्या बार बार बेचते रहते हैं, बिल्डिंग लेते हैं तो कई सालों तक यूज करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वो भी एक फिक्स एसेट है, क्योंकि अगर हमने कोई मशीनरी ली, कोई प्लांट लगाया अपने बिजनेस का, तो हम उसे लंबे समय तक क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न करें। गुडविल, गुडविल के लिए क्या है, तो गुडविल दो प्रकार की होती है, या तो हमने सेल्फ जनरेट करी होती है, तो गुडविल जनरेट करने के लिए हमें लोगों का भरोसा कई साल तक जीतते हैं, या हम गुडविल को परचेज करते हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म है। तो जो फिक्स एसेट नहीं है वो कौन सी नहीं है, बैलेंस विद बैंक। ये फिक्स एसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो बैंक में कभी पैसे कम होंगे कभी ज्यादा होंगे। जब कोई एक्सपेंस आएंगे तो पैसे कम हो जाएंगे, कोई लॉसेज आएगा तो पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं से इनकम बढ़ेगी तो पैसे बढ़ जाएंगे। तो बैंक में जो पैसा होता है वो कम या ज्यादा होता रहता है। तो बैंक में पैसा होना क्या है, फिक्स एसेट नहीं है। या हमारे पास कैश होगा तो वो भी फिक्स एसेट नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक, बैलेंस विद बैंक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखो, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी वो हमें पे करनी होती है 12 महीने के बाद, और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं होती यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, उन्हें पे करते हैं 12 महीने से पहले। तो यहाँ पे बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये बोला है ना कि इसमें से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी नहीं है। तो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है वो क्या है हमारे, वो हमारे क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर क्या है हमारी, क्रेडिटर इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। समझ आ गया, तो क्रेडिटर एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। देखो, टर्म लोन हम कई सालों तक किस्तें भरते रहते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स इशू करते हैं हम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्लास 12th में पढ़ोगे डिबेंचर और शेयर्स। कैपिटल तो आपको पता ही है। ठीक है, तो क्रेडिटर जो है वो क्या है, वो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि कई बार हम कुछ लोगों से जो माल है वो जरूरी नहीं है कि हम 1 साल से ज्यादा करें उधार लें। कई बार जो हम सामान परचेज करते हैं, ठीक है, वो कुछ महीनों के लिए भी परचेज करते हैं। समझ आया ना, तो गुड्स जो होते हैं कई बार हम लिमिटेड टाइम के लिए परचेज करते हैं, 1 साल से कम के लिए, तो वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। तो क्रेडिटर एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। क्लियर है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर गुड्स, इसमें से कौन से गुड्स है। मशीन मैन्युफैक्चर बाय सेल, अगर हमने कोई मशीन बनाई बेचने के लिए तो वो तो गुड्स होगा क्योंकि हमारा मशीन का व्यापार है। फर्नीचर परचेज फॉर सेल, हमने कोई फर्नीचर खरीदा जिसे हम बेच के प्रॉफिट कमाएंगे तो वो भी गुड्स होगा। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय बुक सेलर, बुक सेलर बुक और स्टेशनरी खरीद के लाया बेचने के लिए तो वो भी क्या है, गुड्स है। तो ये तीनों ही क्या कहलाएंगे, गुड्स। ठीक है, गुड्स क्या होता है, जब भी हम किसी चीज का व्यापार करते हैं, अगर कोई कपड़े की दुकान है तो कपड़े बेचना, पैंट शर्ट खरीदना और बेचना उसके लिए गुड्स है। किसी की मिठाई की दुकान है तो मिठाई खरीदना और बेचना उसके लिए गुड्स है। किसी की फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर खरीदना और बेचना क्या कहलाएगा, उसके लिए गुड्स। किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो उसके लिए टीवी फ्रिज बेचना या खरीदना वो उसके लिए गुड्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज गुड्स है क्योंकि मशीन बनाई किस लिए रहा है, वो बेचने के लिए। फर्नीचर किस लिए परचेज कर रहा है, सेल करने के लिए। और बुक्स और स्टेशनरी भी सेल करने के लिए बुक सेलर परचेज कर रहा है। तो ऑल ऑफ गुड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ सारे एमसीक्यूज में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे हम बेटा। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, बोला है कि इनमें से कौन सी एसेट है। मशीन, परचेज, सेल्स रिटर्न, इंटरेस्ट। तो देखो परचेज एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव एक इनकम है, सेल्स रिटर्न क्या हमने कुछ सेल्स करा, सेल्स हमारी जो है वो एक प्रकार की इनकम होती है, सेल्स रिटर्न एक एक्सपेंस हो जाएगा। तो परचेज एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न एक प्रकार का एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव इनकम। और यहाँ पे पूछा क्या है, एसेट, तो मशीन एक एसेट होगी। तो इसका आंसर होगा मशीन, मशीन एक एसेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी, इसके बाद पूछा है इनमें से कौन सी लाइबिलिटी होगी। फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर हम खरीदते हैं, बहुत समय तक यूज भी करते हैं, वो वैल्यू बढ़ाती है हमारे ऑफिस की, हमारे घर की। रेंट पेबल एक एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट रिसीव, हमने कोई प्रॉफिट, इंटरेस्ट जो है कोई बिजनेस करा और उसमें हमारे को क्या आया, हमें कोई इंटरेस्ट मिला, जब हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी तो इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, और स्टॉक क्या है, स्टॉक एक प्रकार की गुड्स यानी एसेट है। तो जो इसमें पूछा है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब जो हमें हर महीने पे करनी है वो क्या है, रेंट पेबल, क्योंकि रेंट हम जो पे कर रहे हैं, रेंट हम हर महीने पे करते हैं ना, तो रेंट पेबल क्या है, एक लाइबिलिटी है जो हमें हर महीने देनी है। क्लियर है, एक एक्सपेंस नेचर पर रेंट पेबल एक लाइबिलिटी कहलाएगी क्योंकि हमें हर महीने, ट्यूशन फीस हमें हर महीने देनी होती है तो वो भी एक प्रकार की लाइबिलिटी होती है जब तक हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जब तक हम किसी के किराए पे रहते हैं हर मंथ क्या देते हैं, उसे रेंट देते हैं, तो रेंट पेबल एक लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू, इसमें कौन सी जो है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। तो इनकम कौन सी है, तो देखो इनकम कब होती है, जब हम कुछ चीज बेचते हैं, परचेज करेंगे तो हम पैसे दे के आएंगे, लेके आएंगे, देंगे, तो हमारा खर्चा हो जाएगा। परचेज रिटर्न में जो हमने परचेज करा था सामान वापस कर दिया, तो इसमें भी हमारे को कोई पैसा नहीं मिला, इसमें भी ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस हमने खत्म कर दिया। सेल्स, जब हम सेल करते हैं तभी हमारे को इनकम मिलती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्स। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, और इनकम कब आती है, जब हम कुछ बेचते हैं। और खर्चा कब होता है, एक्सपेंस कब होता है, जब हम कुछ परचेज करते हैं। अगर बोला जाता इनमें से कौन सा एक्सपेंस है तो परचेज होता, इनकम यानी रेवेन्यू। रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है, रेवेन्यू का दूसरा नाम होता है इनकम, याद रखना, रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है, इनकम। तो इनकम कब आती है, जब हम कोई चीज को सेल करते हैं। तो रेवेन्यू के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, बोला इनमें से कौन सा एक्सपेंस नहीं है, ये सब दे रखे और बोला इनमें से कौन सा एक्सपेंस नहीं है। तो देखो सैलरी हर महीने देनी है, ये एक्सपेंस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हर महीने बिल, बिजली का बिल भरना है। किराया अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये भी एक एक्सपेंस या लाइबिलिटी कह सकते हो। मगर फर्नीचर अगर हमने खरीदा, अगर हमने किस्तों पे खरीदा है तो एक अलग बात है, पर अगर हमने वन टाइम पेमेंट करी है तो फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट होगी। तो फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, क्योंकि फर्नीचर हम वन टाइम खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर एक एसेट है। तो और बोला है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, तो इसका आंसर होगा फर्नीचर, फर्नीचर इज नॉट एन एक्सपेंस। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कैपिटल। कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है भाई, तो कैपिटल है हमारी इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, अगर हम किसी से बाहर वाले से पैसे उधार ले तो क्या होगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। पर जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो प्रोपराइटर अपना पैसा पहले अपने बिजनेस पे लगाता है, अब उसके बाद उसे जरूरत पड़ती है तब वो बैंक से, रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से लेता है। तो जब शुरू में अपना पैसा लगाएगा तो वो क्या कराएगी, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद गुडविल टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, अगर गुडविल जो कोई प्रोपराइटर अपने पर्सनल गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज,
अगर सपोज करो किसी की मिठाई की दुकान है या कपड़े की दुकान है तो उसके गुड्स है। अगर कोई कपड़े अपने जो अपनी कंपनी से बने हुए हैं उन्हें अपने घर लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग। जब भी कोई प्रोपराइटर अपनी कंपनी से अपनी फैक्ट्री से सामान अपने घर के प्रयोग के लिए ले जाएगा, अपने घर के यूज के लिए, तो वो ड्राइंग कहलाती है। ठीक है, समझ आया। सेल्स तो जब होगी जब हम किसी बाहर वाले को बेच के पैसे लेंगे, परचेज जब होगी जब हम बाहर वाले से कोई सामान खरीद के उसे पैसे देंगे। मगर ड्राइंग में क्या होगा, ड्राइंग में जो मालिक होगा उसको वो अपने सामान से को अपने घर ले जाएगा और उसका उसे कोई पैसा वो कंपनी को नहीं देगा, तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी। ठीक है, तो याद रखना गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज क्या कहलाता है, ड्राइंग। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड। हमारे को पैसा मिला किसके, कोई कोई हमने गुड्स यानी अपना जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको बेचा और बेचने पे हमें पैसा मिलता है। जैसे हमारी फैक्ट्री जो है कपड़े की फैक्ट्री है और हम कपड़े बनाते हैं और उन कपड़ों को हमने सेल करा, और जब हम किसी को सेल करेंगे तो कपड़े को बदले हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। या हम फर्नीचर बनाते हैं और फर्नीचर को हम सेल करेंगे तो उसकी वजह हमें पैसा मिलेगा। तो जो पैसा मिलता है उस पैसे के लिए जो रिसिप्ट होती है उस रिसिप्ट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। सेल के अकॉर्डिंग हमारे गुड्स की सेल पे जब हमें पैसा मिले तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स, जब हमने कोई गुड्स परचेज करे और उसके बदले हमने पैसा दिया, हमारे पास तो गुड्स आए और हमारे से क्या गया, पैसा गया, यानी एंट्री भी समझ लो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश, कैश हमारा चले गया और परचेज हमारा बढ़ गया, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो हमने खर्चा किस लिए करा है कि भविष्य में हम उससे फ्यूचर में उस खर्चे से हम इनकम को बढ़ा लेंगे। इसके बाद है गुडविल। गुडविल देखो हमें गुडविल दिखाई नहीं देती, जो चीज दिखाई देती है जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, वो टेंजेबल एसेट। करंट एसेट जैसे पैसा, बैंक में पैसा, कैश हो हमारे पास, बैंक हो में पैसा हो, हमारे पास शेयर्स हो, ठीक है ना, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल हो, ये करंट एसेट है। पर समझ आ गया। और टेंजेबल एसेट क्या है, जो हमें दिखाई देती है, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर। फिक्टिशियस एसेट एक एक्सपेंस जिससे हमारी इनकम हो, जैसे हम कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो इंटेंजेबल एसेट, तो गुडविल क्या होगी, एक इंटेंजेबल एसेट होगी, वो है क्योंकि गुडविल हमें कभी दिखाई नहीं देती। हम बोलते हैं वो दुकान बहुत मशहूर है, तो मशहूर क्यों होती है, फेमस कोई दुकान क्यों होती है, कोई शोरूम फेमस क्यों होता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो गुडविल एक इंटेंजेबल एसेट है। इंटेंजेबल एसेट के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क का, ये भी इंटेंजेबल एसेट का एग्जांपल हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपके पास, एन अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। अकाउंटिंग किस प्रिंसिपल के बेस पे चलती है, बोला गया है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग किस प्रिंसिपल के बेस पे चलती है, तो अकाउंटिंग चलती है ड्यूअल एस्पेक्ट पे। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ड्यूअल एस्पेक्ट, देखिए आप जब अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो तो आप हर एंट्री को दो जगह लगाते हो ना। जैसे आपकी एंट्री होती है कि आपने इंट्रोड्यूस करी कैपिटल 5000 की, तो आप क्या करते हो, 5000 रुपए तो आप कैश में लगा इंक्रीज करते हो और 5000 रुपीज आप क्या करते हो, कैपिटल में इंक्रीज करते हो ना। अगर आप कुछ परचेज करते हो तो क्या करते हो, आपने 10,000 का परचेज करा तो आप क्या करते हो, 10,000 रुपए का गुड्स लाते हो और 10,000 की आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। आपने कोई सामान परचेज करा 10,000 का क्रेडिट में, या आपने कोई 10,000 रुपए का सामान कैश में बेचा, तो कैश आपका क्या होता है, डेबिट हो जाता है, और गुड्स आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट, यानी गुड्स आपका कम हो जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस होती है, ड्यूअल एस्पेक्ट पे, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा दो एंट्रियां होती हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इक्विटी ऑफ ऑनर इज कॉल्ड। जो इक्विटी होती है किसी ऑनर की उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल, यानी समझ सकते हो इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल है। तो कैपिटल और इक्विटी दोनों का मतलब सेम है, जैसे रेवेन्यू और इनकम दोनों का मतलब सेम है, वैसे कैपिटल और इक्विटी दोनों का मतलब भी सेम है। तो क्या इक्विटी ऑफ ऑनर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इक्विटी ऑफ ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट है एसेट इक्वल टू, तो ये तो पता ये इक्वेशन का फॉर्मूला है, एसेट किसके इक्वल होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट किसके इक्वल है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विल लीड्स। अगर हम गुड्स उधार में खरीदेंगे तो क्या होगा, तो गुड्स हम उधार में खरीदेंगे तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ेंगे और हमारा स्टॉक भी बढ़ेगा। गुड्स परचेज इन क्रेडिट में क्या होगा, इंक्रीज इन स्टॉक्स और इंक्रीज इन क्रेडिटर, हमारा स्टॉक्स भी परचेज बढ़ेंगे और क्रेडिटर भी। अगर हम गुड्स को किसी को उधार में सेल करेंगे, तब आज अभी तो हमने परचेज करा है, इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए आपका कि गुड्स सेल्स ऑन क्रेडिट विल लीड। तो गुड्स सेल्स ऑन क्रेडिट पे अगर गुड्स सेल करेंगे तो हमारे डेटर बढ़ेंगे, यानी हमारी एसेट बढ़ेगी पर हमारी एक एसेट घटेगी। तो इंक्रीज इन डेटर और डिक्रीज इन
स्टॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक्स और इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं और स्टॉक भी बढ़ रहा है। क्लियर है, स्टॉक बढ़ेगा तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल डिक्रीज कैश एंड, अगर कोई प्रोप्राइटर अमाउंट को अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करेगा तो क्या होगा, तो पर्सनल यूज के लिए जब हम खर्च करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या क्या डिक्रीज हो जाएगा, हमारा कैश भी घटेगा और हमारी कैपिटल भी घटेगी। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग करते हैं अपने बिजनेस में से, कोई भी ड्राइंग करते हैं, या तो हम स्टॉक को अपने लिए यूज करते हैं या कंपनी का रखा हुआ पैसा हम अपने लिए यूज करते हैं। स्टॉक यूज करेंगे तो हमारी कैपिटल घटेगी, कैपिटल का स्टॉक घटेगा। ड्राइंग कर रहे हैं, जहां हम पैसा यूज कर रहे हैं तो हमारा पैसा घट रहा है और पैसे के साथ साथ हमारी कैपिटल घट रही है। यानी जब भी कोई प्रोप्राइटर अपनी कंपनी से गुड्स या पैसा निकालता है तो उसकी कैपिटल हमेशा कम होती है। हाँ, अगर अपनी कंपनी में वो पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, यानी इंट्रोड्यूस करेगा एक्स्ट्रा कैपिटल, तो उसकी कैपिटल बढ़ती है। जब इंट्रोड्यूस यानी डालेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और अपनी कंपनी से विड्रॉल करेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमें करना है ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट। हमें एक टी शेप कैश अकाउंट बनाना है और उसमें कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन है मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश, दूसरी में परचेज गुड्स, तीसरी में सेल्स गुड्स, फोर्थ में पेड रेंट, फिफ्थ में पेड सैलरी, सिक्स में ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1000 रुपीज। तो देखो आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है, आपका अकाउंट कौन सा बनाना है, टी शेप कैश अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाने की बात चल रही है यहाँ पे, हमें बनाना है कैश अकाउंट। तो जब भी हम कैश अकाउंट को बनाएंगे, याद रखना, तो हम सारी चीजें कैश की लेंगे। अगर कोई यहाँ पे इस वाले में तो दिया नहीं है, अगर कहीं कोई क्रेडिट की एंट्री है तो उस एंट्री को इग्नोर कर देंगे। जो भी एंट्री कैश से रिलेट करती होगी उन्हीं को टी शेप अकाउंट में बनाएंगे। फिर एक रूल याद करेंगे, रूल है क्लियर का, CLEAR, इसका मतलब है क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट, R फॉर रेवेन्यू। तो याद रखना, जब कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ेगी तो आपको क्या करना है, उसे डेबिट साइड में एंट्री करनी है। और जब आपके एक्सपेंस यानी E और A, एसेट बढ़ेगी तो आपको, जब आपकी कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ेगी तो आप क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, रेवेन्यू। जब कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। याद रखना, जब आपकी कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्या करना है, उसे क्रेडिट करना है। जब आपकी कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू कम होगी तो उसको डेबिट करना है। ये रूल याद रखना। यानी जब भी जो भी एंट्री आप करोगे उसमें देखना, अगर आपकी कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ रही है तो कहाँ पे आप उसे अमाउंट को लगाएंगे, क्रेडिट साइड में। जब आपकी कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू कम हो रही होगी तो अमाउंट कहाँ लगाएंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी एक्सपेंस या एसेट बढ़ेंगे तो उन्हें डेबिट कर देंगे, और अगर आपके एक्सपेंस और एसेट कम होंगे तो उन्हें क्रेडिट कर देंगे, है ना। जैसे आपने पढ़ा भी है कि हमें, अगर हमारा देखो हमने क्या करा, हमने 10,000 रुपए का स्टॉक बेचा या फर्नीचर बेचा 10,000 का, राम सेल्ड फर्नीचर 10,000। तो हम क्या करते, अगर राम ने 10,000 का फर्नीचर बेच दिया, राम ने सेल करा कितने का फर्नीचर, 10,000 का, कैश में, तो हम क्या करते हैं, कैश हमारे पास आएगा तो हम करते थे ना कैश अकाउंट डेबिट, और क्या करते हैं टू फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या हो गया, दोनों एसेट थी ना, पर कैश हमारा बढ़ा तो हमने डेबिट करा, और फर्नीचर हमने क्या करा, क्रेडिट करा। क्यों करा फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारी एक एसेट थी जो कम हुई। ऐसे ही जब कोई एसेट कम होगी तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट, बढ़ेगी तो डेबिट। इसी प्रकार से अगर कोई एक्सपेंस तुम्हारा बढ़ेगा तो डेबिट, और कोई एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट। ऐसे ही अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट। तो इस तरीके से इस क्लियर के रूल को आपको याद करके क्या करना होगा, इस हिसाब से सोच के आपको टी शेप अकाउंट बनाना होता है। तो हमारा जो टी शेप अकाउंट है वो कौन सा है, वो कैश अकाउंट है। तो देखो कैसे बनेगा टी शेप कैश अकाउंट, समझ लेते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आप समझिए। तो एंट्री है पहली, मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹40,000। तो हमें पता है कि मोहन ने क्या करा, बिजनेस 40,000 से स्टार्ट करा। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश तो बढ़ेगा और कैपिटल क्या होएगा, कम होएगा, है ना। तो हम कुछ टी शेप अकाउंट इस फॉर्मेट से बनाएंगे। हम लिखेंगे ऐसे, कैश अकाउंट, ठीक है, इस तरफ डेबिट आएगा, इस तरफ क्रेडिट आएगा। डेबिट के बाद डेट अगर दे रखी है, नहीं तो पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट क्या रखता है, ऐसे याद कर लेना, पापा करके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
तो हमारी जो पहली एंट्री थी, देखो क्वेश्चन में पहली एंट्री क्या थी, पहली एंट्री यही थी ना हमारी क्वेश्चन में कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कितने से, 40,000 से, और कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम एंट्री में क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल 40,000। कहाँ चढ़ाया हमने कैपिटल, डेबिट साइड में चढ़ाया, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट था, याद रखना। जब बनाएंगे हम कैश अकाउंट तो कहीं पे भी कैश का नाम नहीं आएगा, मगर हर वो एंट्री यूज होगी जो कैश की होगी। अगर सपोज हम राम अकाउंट बनाते और राम क्रेडिटर होता तो यहाँ पे लिखते राम अकाउंट, मगर राम का नाम नहीं आता, उसकी अपोजिट एंट्री आती। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल अपोजिट एंट्री है ना, कैश तो डेबिट है 40,000 का, पर कैश किया हमने किसको चढ़ाया, कैपिटल को। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री में परचेज गुड्स ₹20,000, हमने 20,000 के गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा परचेज बढ़ेगा और कैश हमारा घटेगा, है ना। परचेज डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, कैश कम हो रहा है ना। तो हमारी एंट्री देखो, हमारी एंट्री में हमने क्या करा, परचेज को क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपए से, क्योंकि कम क्या हो रहा था, कैश हो रहा था 20,000 का, तो हम लिखेंगे परचेज और क्रेडिट कर देंगे 20,000 से, जबकि परचेज, समझ आया। तो हमें ध्यान किसका रखना है, कैश का, और अपोजिट एंट्री चलानी है। कैश हमारा कम हो रहा था किसके कारण, परचेज के कारण, तो हमने परचेज चढ़ाया 20,000 का और क्रेडिट साइड में कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देख लो, नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ₹24,000, हमने 24,000 रुपए का सामान बेचा। जब सामान बेचेंगे, सेल्स करेंगे, तो हमारे को क्या आया, कैश डेबिट हुआ और सेल्स क्रेडिट हुई। तो हम देखो क्या करा हमने, हमने क्या करा, सेल्स कर दी। हमारे पास कैश डेबिट हुआ, 24,000 का कैश आया, तो हमने लिख दिया सेल्स 24। समझ आया, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का नाम कहीं नहीं आएगा, उसकी अपोजिट एंट्री का नाम आएगा। एंट्री तो वो नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स कितने की हुई, 24,000 की, तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट, या टू सेल्स भी लिख सकते हैं, इसको टू सेल्स लिख सकते हैं और इसको बाई परचेज बाई रेंट, तो टू सेल्स 24,000 रुपए। क्लियर हो गया, मतलब कैश की जगह अपोजिट। नेक्स्ट है देखो, हमने पेड करी सैलरी 600 रुपए की, तो सैलरी पे करी तो हमारे पैसे कम हुए, तो एंट्री क्या बनी हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम क्या करा, हमने देखो 600 रुपए हमने क्या कर दिया, 600 रुपए की सैलरी पे कर दी क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश हमारा कम हुआ था। किससे कम हुआ था, सैलरी से कम हुआ था 600 रुपए का, तो हमने 600 रुपए की सैलरी कम कर दी। ऐसे ही पेड रेंट, रेंट 400 रुपए का पे करा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कम हुआ, तो हमने 400 रुपए रेंट पे करा, तो रेंट भी कहाँ आया, क्रेडिट साइड में आया। क्लियर है। लास्ट एंट्री देख लो, ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, हमने 1,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो पर्सनल यूज के लिए निकाले तो क्या हुआ भाई हमारा, जब हम 1,000 रुपए की ड्रॉइंग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल, तो जब हम ड्राइंग कर रहे हैं ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, तो कैपिटल तो डेबिट हो जाएगी और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग से तो हम बोलेंगे क्या बोल देंगे हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो एंट्री क्या बनी हमारी, ड्राइंग, ड्राइंग डेबिट हुई थी ना, तो हमने किसके कारण हुई थी, कैश, कैश कम हुआ, तो हमने ड्राइंग कहाँ करी, यहाँ पे क्रेडिट साइड कर दी 1,000 की। फिर क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 40,000 और 24,000 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 64,000। और यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 20,000, 21,000, 22,000, यहाँ कितना आ रहा है 22,000। तो हम क्या करेंगे, 64,000 से किसको माइनस कर देंगे, 64,000 से 22 को माइनस कर देंगे, और बची हुई फिगर कितनी आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 42,000। तो बैलेंस 42,000, वो क्रेडिट भी आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है। पहले क्या करेंगे, दोनों साइडों का टोटल करेंगे, जो बड़ी साइड का टोटल होगा उससे छोटी साइड के टोटल को माइनस करके बैलेंसिंग फिगर कर देंगे। क्लियर है। अगर कैश अकाउंट बनता है तो आप कैश की को तो ऊपर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, और उसके बाद हर वो एंट्री जो कैश की है वो सारी एंट्री टी सेव अकाउंट में बनाएंगे। टी सेव अकाउंट का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट दे रखी है तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड में वो सारी एंट्री जो डेबिट हो रही है मगर अपोजिट नाम से, क्रेडिट साइड में वो सारी एंट्री जो क्रेडिट हो रही है मगर अपोजिट नेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन टी सेव अकाउंट ऑफ क्रेडिटर। अब क्या क्रेडिटर का टी सेव अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर का नाम है राकेश, राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। हमें अब फिर एक टी सेव अकाउंट बनाना है, पर याद रखना अब की बार हमें सिर्फ क्रेडिटर राकेश को सोचना है। राकेश के बिहाफ पे हमें क्या बनाना है, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। तो हर वो एंट्री यूज करेंगे जो उधार की होगी, अगर कोई एंट्री कैश की है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि सारी एंट्री क्रेडिटर की है। ठीक है, तो पहली एंट्री कौन सी है आपकी, आप देखो फर्स्ट एंट्री क्या है आपकी, तो फर्स्ट एंट्री आपकी है
गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, तो हमने राकेश से क्या करे, गुड्स परचेज करे उधार पे, तो जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश। परचेज तो डेबिट होगा और राकेश क्रेडिट होगा, है ना। और हमारे को बनानी, तो राकेश कहाँ हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, परचेज डेबिट हो रहा है, तो हम जो राकेश क्रेडिट हो रहा है राकेश की जगह क्या लिखेंगे, परचेज। मैंने बताया था राकेश का नाम कहीं नहीं आएगा पूरे टी सेव अकाउंट में, राकेश का नाम कहाँ पे आएगा, राकेश का नाम आएगा ऊपर, तो हम राकेश का नाम तो ऊपर लिख देंगे। एंट्री जो फॉर्मेट होगा वो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो एंट्री क्या बन रही थी, एंट्री हमारी क्वेश्चन के हिसाब से बन रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, हमने परचेज करा है राकेश के नाम से, तो हम एंट्री में परचेज कराए ना, और राकेश कहाँ है, क्रेडिट, तो राकेश क्रेडिट हुआ है, तो राकेश की जगह हम किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज को हम कर देंगे बाय परचेज 50,000, ठीक है। जहां पे राकेश क्रेडिट होगा वहां पे उसका अपोजिट वाला क्रेडिट करेंगे, जहां पर राकेश डेबिट होगा वहां पे उसका अपोजिट वाला डेबिट करेंगे। दूसरा, गुड्स रिटर्न टू राकेश बाई फॉर 5,000 रुपीज। अब जो राकेश को गुड्स क्या है वापस कर दिया, यानी परचेज रिटर्न हो गई। अगर परचेज रिटर्न होती है तो क्या होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, ऐसे होता है ना। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होती है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है। तो हम राकेश को गुड्स वापस हुए तो एंट्री क्या बनी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न, अब राकेश डेबिट हुआ है तो राकेश की जगह हम किसको करेंगे डेबिट, परचेज रिटर्न को, तो दूसरी एंट्री करेंगे हम परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न डेबिट कितने से, 5,000 से, बल्कि समझ आया ना, एक्चुअल में यहाँ पर कौन है, राकेश है, समझ आया। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट, है ना, पर डेबिट कौन हुआ है, राकेश डेबिट हुआ है, तो राकेश की जगह हम किसको लिख रहे हैं, परचेज रिटर्न को। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये राकेश का अकाउंट है, राकेश कहीं नहीं आएगा, राकेश जहां आ रहा है उसकी जगह पे उसका अपोजिट नेम आएगा, चाहे वो परचेज हो, चाहे सेल्स हो, चाहे परचेज रिटर्न हो, चाहे वो कैश हो। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री, पेड टू राकेश, राकेश को 20,000 रुपए दे दिए, तो राकेश को 20,000 रुपए दिए तो एंट्री क्या बनेगी, जब राकेश को 20,000 रुपए मिलेंगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, राकेश को 20,000 रुपए मिल गए, ठीक है, समझ आया ना। तो राकेश का क्या हो गया भाई, कैश डेबिट हो गया, किसके, जो भी उसने सेल करा था, पेड टू राकेश, राकेश को 20,000 रुपए मिले, टू जो भी क्लियर है क्रेडिटर था, तो कैश मिला है तो इसकी जगह, ठीक है ना। तो राकेश अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे जो है वो कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश है ना, तो हम एंट्री क्या चलाएंगे, कैश की चला देंगे, क्योंकि क्या हुआ, राकेश जो डेबिट हुआ है किसके कारण हुआ है, कैश के कारण, क्योंकि क्रेडिटर था राकेश, और राकेश को जो है कि जिसने राकेश से उधार लिया था उसने राकेश को 20,000 दे दिए, तो उसकी क्रेडिटर जो है राकेश की जो क्रेडिट लिमिट थी वो कम हो गई, तो राकेश का एंट्री क्रेडिट कम होएगा। जब क्रेडिट कम होता है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट बढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है, और क्रेडिटर कम होता है तो पता ही है आपको, तो जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, समझ आ गई। राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश थी ना, तो एंट्री में राकेश क्या हो जाएगा की जगह कैश हो जाएगा हमारा डेबिट। क्लियर है। तो कैश डेबिट हो गया 20,000 रुपए से। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। अब राकेश से 10,000 का सामान फिर किसी ने क्रेडिट पे खरीदा, तो जब राकेश से खरीदा तो राकेश यानी क्रेडिटर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, राकेश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब जब क्रेडिटर बढ़ता है तो मैंने बताया था क्रेडिटर बढ़ेगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट होगी। क्लियर का रूल है ना। तो इसके हिसाब से अब यहाँ क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा, क्यों, किसके कारण, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट हुई है उसकी जगह। आप टोटल कर लेंगे, इस तरफ टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 50 और 10 60,000 रुपए आ रहा है, इस तरफ कितना आ रहा है, 25,000 रुपए आ रहा है, ठीक है। जो क्रेडिट साइड में 60,000 आ रहा है और डेबिट साइड से में कितना आ रहा है 25,000, तो 60,000 से क्या करेंगे हम, 25,000 को घटाएंगे तो 35,000 रुपए बैलेंस आएगा, और वो किस तरफ का है, डेबिट। डेबिट बैलेंस कितना हो जाएगा, 35,000 रुपीज डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो 35,000 रुपीज डेबिट बैलेंस हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक, नहीं आया, क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंट्रीज में इसलिए आपको बार बार बोल के चल रहा हूँ।